इसका साक्षी स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा आंसर, स्ट्रक्चर के बिना नहीं होगा। जब भी एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो 100% स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट है, स्ट्रक्चर के बिना आंसर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। तो हमें पता है CH3 COOH, और स्ट्रक्चर में हमने कैसे किया था, जब हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, -1, ये वाला और ये वाला, तो टोटल चार्ज आ जाएगा -3। हर एक बॉन्ड से -1 आएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा -3, क्योंकि इस बॉन्ड से कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये सेम एटम्स के बीच है। फिर जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा +2, और जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन पे चार्ज आ जाएगा +1, तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा +3। क्लियर? Yes, sir. अगला डाउट। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन H2SO5 में। Yes, sir. ये तो एक्सेप्शन थी ना, हमने किया था परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड या मार्शल एसिड में से कुछ एक नाम दिया था इसको। H2SO5 होता था परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एक्सेप्शन वाले टेबल में लिखा था हमने कि अगर हम इसका नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +8, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन रेंज ही -2 to +6 है। +6 से ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरीके से। Yes, sir. प्लास्टिक कारण मिल गया आपको। +6 है, ठीक है। अगला डाउट। सर ये तो 8, 9, 8 और 10 जो थ्योरी क्वेश्चन थे ये कैसे होने थे? 8th 9th और 10th? नहीं, 8, 10 और 12। अरे 8th देख लेते हैं। ये हमने उस दिन किया तो था, कल ही तो किया, लास्ट टॉपिक यही तो था। देखो हमने कल क्या कहा था कि हम सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, +4। जबकि जो सल्फर का ऑक्सीडेशन रेंज है, जो सल्फर का ऑक्सीडेशन रेंज है वो है -2 to +6, -2 to +6। एंड इसमें जो सल्फर, हमारे पास जो सल्फर है वो है +4 में, हमारे पास जो सल्फर है वो है +4 में, तो ये पीछे भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन गेट रिड्यूस एज वेल एज ऑक्सीडाइज, इट कैन गेट रिड्यूस एज वेल एज ऑक्सीडाइज। तुम्हें यहाँ पे रेंज लिखनी होगी कि जो रेंज है वो -2 to +6 है, और हमारे कंपाउंड में जो सल्फर है वो +4 में है, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो हेंस कैन बिहेव एज बोथ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्लियर? यस सर, मुझे क्वेश्चन समझ में आया था आगे। ठीक है, बस हर एक में ऐसे ही करना है। तुम्हें पहले ऑक्सीडेशन रेंज लिखनी है। ऑक्सीडेशन रेंज लिखने के बाद तुम्हें बताना है कि तुम्हारे कंपाउंड में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर ये बताना है कि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, अगर वो बोथ है। अब जैसे H2O2 है, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी होती है? -2 to +2। तो अगेन बीच में है। It can get oxidized as well as can get reduced, hence it can behave as both oxidizing and reducing agent. Clear? यस सर। ओजोन का कैसे करोगे साक्षी? ओजोन नाइट्रिक एसिड का तो हो जाएगा कि नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन है वो +5 में है। नाइट्रोजन +5 में है तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट में ही है। तो फिर तुम्हें यहाँ पे ये लिखना होगा कि ये आगे नहीं जा सकता है, पीछे आ सकता है। इट कैन गेट रिड्यूस एंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ओजोन का कैसे करें? ओजोन में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? मतलब ओजोन के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? मेन क्वेश्चन मेरा ये है। क्या 0 रहेगी? यस सर। अगर 0 रहती तो ऑक्सीडेशन रेंज तो इसकी -2 to +2 है। फिर तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन रेंज के हिसाब से इसको आंसर करना पड़ गया, फिर तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फिर तो ये आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो कैसे करें? जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड act as only oxidants, oxidizing agents। नाइट्रिक एसिड का तो समझ आता है, ओजोन का कैसे समझाओगे? नहीं साक्षी? नो सर। ओजोन एक बहुत अनस्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे ये लिखना होगा कि ओजोन इज अ वेरी अनस्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड। It decomposes to form oxygen molecule and one nascent oxygen nascent oxygen होता है अकेला ऑक्सीजन। अकेले ऑक्सीजन एटम को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, which is a very strong oxidizing agent. Hence O3 is oxidizing agent. कहने का मतलब क्या है कि जो O3 है, O3 बहुत अनस्टेबल होता है और ये फटाफट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, इसके कारण ओजोन इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। क्लियर? सर एक बार दोबारा बताना। जो ओजोन है साक्षी, वो एक अनस्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड रहेगा, ठीक है। ओजोन डिकम्पोज कर जाता है इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज स्टेबल एंड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन होता है अकेला एटम। ऐसे ही एक हमारे पास होता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट होता है जैसे हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, नेसेंट होता है उसी का अनस्टेबल कंपाउंड, अकेला एटम। तो ये अकेला एटम क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये फटाफट किसी के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा। अगर ये किसी के साथ भी अटैच होगा तो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल सा याद रखो, नेसेंट ऑक्सीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन अनस्टेबल है, डिकम्पोज कर जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि यहां से हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ओजोन भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। क्लियर या नहीं? यस सर। इसे नोट करना है। अगला डाउट इसके बाद, 8th के बाद क्या था, 10th। सर 9th। पहले नोट कर लो तुम। देखो 9th में तुम्हें दो रिएक्शंस दे रहा है एंड कह रहा है कि why it is more appropriate to write this reaction as this। मेरे हिसाब से ना ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है। एक काम करो साक्षी, इसको हम ऐसे करेंगे आंसर, हम इसको बैलेंसिंग करके दिखाएंगे। ऊपर वाली रिएक्शन लो, CO2 प्लस H2O गिव्स, हम सारे के सारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हटा देते हैं। हमने क्या किया, सबके सब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हटा दिए।
ये 6 भी हटा दो यहाँ से। ठीक, अब हम इसको अपने तरीके से बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करोगे? CO2 कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? C6H12O6 के अंदर। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी साक्षी? इस कंपाउंड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट साक्षी। yes sir. आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट। सर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की माइनस करके 0 आ रही है, फिर कार्बन की कैसे आएगी? कार्बन की कितनी आएगी? सर मैं वही कह रही थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की माइनस करके पहले से ही 0 आ रही है, तो फिर कार्बन की कैसे निकलेगी? कार्बन की भी 0 आएगी बच्चे। देखो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज 0। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसको x ले लिया। हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो ऑन सॉल्विंग x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? यस सर। फिर हमने एटम्स बैलेंस करने होते हैं। 6 कार्बन लगा दिए ताकि यहाँ पे भी 6 थे, यहाँ पे भी 6 हैं। एक का चार्ज +4 है तो 6 का कितना हो गया? 24। 24 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन? 24 इलेक्ट्रॉन का गेन। कोई दिक्कत इसमें? ये तो समझ आ गया, बट ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस तो थी। मुझे लग नहीं रहा साक्षी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है। बेसिकली ये नॉर्मल बैलेंसिंग है जहां तक मुझे आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल बैलेंसिंग इन्होंने शो की है। चेक कर लो एक बार, बैलेंस करके देख लेते हैं, फिर नहीं तो कुछ और आंसर देखेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने नीचे चेंजेस किए हैं तो मतलब ऊपर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। देख लेते हैं एक बार, अगर ऊपर बैलेंस, अगर हमारा आंसर सेम ही आता है फिर तो कुछ और आंसर सोचते हैं। H2O कन्वर्ट होगा किसमें? O2 में। ठीक है, अगर H2O कन्वर्ट होगा O2 के अंदर तो यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। तो पहले हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक का -4, 2 का -4 हो गया, -4 से 0 तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। फिर इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6O। कोई डाउट? नो सर। अब चार्जेस तो 0 हैं तो कोई H+ या OH तो आएगा नहीं। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 24, यहाँ पे 12 भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। कोई डाउट? नो सर। एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद अब देखो ये कैंसिल नहीं करने, क्योंकि ये तो रिएक्ट कर रहा है ना। ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स तो ऑक्सीडेशन में चेंज शो कर रहे हैं। तो ऐसा मत करना कि 12 यहाँ है 6 यहाँ है, कैंसिल कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली तभी उन्होंने आंसर दिया है। देखो अब गलती समझ आ गई है उनकी। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 12 + 12 24, 12 + 12 24 बैलेंस। अब देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे जो 6 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे थे उससे 6 को कैंसिल कर दिया, जिसके कारण बैलेंसिंग क्या हो गई? खराब हो गई।
हमें लग रहा है कि वो बैलेंस है, लेकिन असली में वो बैलेंस नहीं है। क्लियर? यानी असली में यही रिएक्शन बन रही है, देखो हमारी बैलेंस्ड। गुड आउट। सर मतलब उनकी ऊपर वाली रिएक्शन गलत थी। हाँ, ऊपर वाली रिएक्शन गलत थी क्योंकि दे आर नॉट करेक्टली बैलेंस्ड। ये हमारे छोटे तरीके से जैसे हम 7th 8th में बैलेंसिंग करते हैं, या इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं नॉर्मल, उस तरीके से तो ये बैलेंस होगी शायद, उस तरीके से ये बैलेंस्ड है, लेकिन असली में ये बैलेंस्ड नहीं है। इसमें चार्ज बैलेंस नहीं है जो हम रिडॉक्स में करते हैं। रिडॉक्स में हम बेसिकली करते क्या है, चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स बैलेंस नहीं है, जबकि जो हमने रिएक्शन बनाई है इसमें ये सब कुछ बैलेंस होके आई है। क्लियर? तुम्हें बस यहाँ पे यही लिखना है, इट इज नॉट करेक्टली बैलेंस्ड, उसके बाद बैलेंसिंग करके दिखानी है। पहले हमने सबके सब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हटा दिए, हमने कुछ नहीं रखा, सब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हटा दिए, और बैलेंसिंग करते हुए हमारे पास सब कुछ अपने आप वापस आ जाए। क्लियर? यस सर। सेकंड रिएक्शन की बैलेंसिंग करो साक्षी फटाफट, बी वाले पार्ट की। इसे नोट करके बी वाले पार्ट की बैलेंसिंग ट्राई करो। सर आयन इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से चलो देखते हैं। O3 H2O2, एक बार मुझे फोटो खींच के भेजो, मैं गलती बताता था, या चलो मैं ऐसे, मुझे ऐसे बता दो। ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ हर एक एटम की। O3 की 0, H2 की -1, फिर O2 की +1, फिर +1 -2, फिर 0। प्लस 1 कैसे आई? सर H2 की +1 और O2 की -1। हाँ, H2 की +1 और O2 में -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, ऐसे ही हो रहा है। सर मैंने उल्टा लिख दिया, H2O2 वाला ही। तो सही करो से। बेसिकली ये ओजोन हो रहा होगा मेरे हिसाब से रिड्यूस, ये ओजोन होके रिड्यूस बना रहा है वाटर, तो एक रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी, इसको अलग कर दो, ओजोन को अलग कर दो, O3 कन्वर्टिंग इनटू H2O, क्योंकि O2 से O2 बनाने का तो कोई फर्क ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता, 0 से 0, वो तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो हमें ऐसे सेपरेशंस करनी है इसमें कि चेंज तो आए एटलीस्ट, एक सेपरेशन इसमें डाल दो। अब करो बैलेंस। मैंने सेपरेशन ऐसे ही की थी, बस फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन ना रिएक्टेंट साइड ही आ रहे थे, क्योंकि मैंने साइन गलत लिया था।
ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, पहले एटम्स बैलेंस कर लो, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन आ जाएगा। 6 का ही आ रहा था पहले भी, या यहाँ बैलेंस भी करा नहीं था? नहीं सर, बैलेंस किया था। किया ना, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लो, फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 था, तो -2 से चला जाएगा -4, 2 इलेक्ट्रॉन्स का -1 से -2 जा रहा है, यहाँ पे भी तो गेन हो रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे H2O लिख दिया ना, O2 आना था, H2O2 कन्वर्ट्स इनटू O2। तो 1 का -1, 2 का -2, 1 का 0, 2 का 0, -2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। फिर इसको इंटू 3 करना था, ठीक है, इंटू 3 करके ऐड कर देते, एंड O3 plus 3H2O2 gives 3H2O plus 3O। कोई डाउट साक्षी यहाँ तक? नो सर। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना था, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, एंड फिर ऑक्सीजन रह गए 3 and 6, 9, 6 and 3, 9 बैलेंस्ड। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? O3 plus H2O2 gives H2O plus 2O2। अब देखो हमारे पास 3O2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी नेट आंसर कितना आ रहा होगा? यहाँ पे 2O2 डाल दो साक्षी, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो और यहाँ 2O2 डाल दो, ठीक है। आंसर H2O2। हाँ, यहाँ पे भी 3 आएगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं की हुई इन्होंने भी। अब ठीक है, H2O के आगे भी 3 आ रहा है, ये O2 plus O2 3 हो जाएगा, या ऐसे कर लो, क्वेश्चन में चेंजेस कर लो। पहले हमारी रिएक्शन देख लो, बैलेंस है ना। इन्होंने इतना बड़ा गलती तो नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से हमने कहीं पर गड़बड़ कर दी है, ये सब सही गया था। ठीक है, चेंजेस कर दो साक्षी, इसमें बैलेंसिंग हमारी ठीक है, चेंजेस कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा था साक्षी? 12th। 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर ऑल्दो हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, के चेक कर लेते हैं। पहले इसी को देखते हैं।
How do you account for the following observation? Though alkaline potassium permanganate and acidified potassium permanganate both are used as an oxidants, yet in the manufacture of benzoic acid from toluene, we use alcoholic potassium permanganate as an oxidant. Why? ये क्वेश्चन रहने दो साक्षी, ये इसमें ऑर्गेनिक यूज होगी। ये तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि अल्कोहलिक और KMnO4 वगैरह क्या होते हैं, ये रहने दो क्वेश्चन। इसमें प्रॉपर ऑर्गेनिक चाहिए होगी, इसके ऑर्गेनिक के बिना नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन रहने दो अभी, ये वाला भी रहने दो फिर तो, बी वाला भी। ठीक है, थर्टीन्थ हो गया था। यस सर। 14 और अगला डाउट कौन सा है? बाकी हो गए थे, मैंने बस लास्ट के 3 क्वेश्चन नहीं किए अभी तक। कौन कौन से? सर वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए अभी, लास्ट के 3 बाकी हो गए थे। फिर नया चैप्टर शुरू करें अब? यस सर। ठीक है, लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं। डालो हेडिंग हाइड्रोकार्बन्स। देखो साक्षी, ये चैप्टर एज सच बहुत मतलब ये भी है ऑर्गेनिक का ही चैप्टर, जीओसी से ज्यादा मुश्किल रहेगा। एंड तुम्हें जीओसी मुश्किल लगी थी, देखो कहीं ना कहीं एक टाइम के लिए तो चाहे उसके बाद इक्विलिब्रियम करने के बाद जीओसी आसान लगी हो, लेकिन ये जीओसी से बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, मतलब चैप्टर आसान है अगर साथ साथ करते जाओगे। दिक्कत इस चैप्टर में आती है कि रिएक्शन से भरा हुआ चैप्टर है, इसमें कोई थियोरेटिकल रिएक्शन है सारी की सारी। ठीक है, दिक्कत है कि इसमें एक तो रिएक्शंस हैं, फुल ऑफ रिएक्शंस, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस है। दूसरी दिक्कत क्या है कि उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स तुम्हें याद करने हैं, समझ के याद करने वाली बात है। मतलब एक होता है रट्टा लगाना बिल्कुल ही, यहाँ समझ के याद करना है। तो जितना याद कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी इसमें। मतलब कोशिश करना कि डेली पढ़ते रहो इस चैप्टर को, तभी ये चैप्टर आसान लगेगा। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बार भी ये चैप्टर कराया है, उतनी बार ये चैप्टर मुश्किल लगा है इस साल अभी तक। ठीक है, मैं 15 में पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे भी चैप्टर शुरू हो रखा है, वहां पे भी बच्चों को सही नहीं लग रहा है एंड समझ ही नहीं आ रहा है खैर उनको तो भी चल क्या रहा है। एंड एक्सप्रो में भी मुझे लगता है कि काफियों को दिक्कत आ रही है। खैर देखते हैं कि हमारा चैप्टर कैसा जाता है। 3 पार्ट्स है इसमें, 4 पार्ट्स। एल्कीन, पहले एल्केन आएगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर अल्काइंस आएंगे एंड लास्ट में बेंजीन आएगा। जब ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन 4 पार्ट्स में हमने करना क्या क्या है, प्रिपरेशन पढ़नी है। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बस और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा, एल्केन के लिए प्रिपरेशन, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इस तरीके से चलता जाएगा। मेरे हिसाब से चैप्टर बहुत इजी गोइंग है अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए। तो एल्केन से शुरू करते हैं।
एल्कीन्स होते क्या हैं साक्षी? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड्स, या कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब भी यहाँ पे क्या है? हैविंग ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, हैविंग ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. So these are saturated hydrocarbons having only single covalent bonds with the general formula, with general molecular formula. इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2. यही होता था. जैसे मीथेन है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा हैं. अगर हम इथेन की बात करें, इथेन में 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल कर दो तो 4, डबल से 2 ज्यादा कर दो तो 6. ठीक. तो सबसे पहले काम से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर जो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी, वो हमने बचपन में पढ़ी हुई है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और अल्काइंस. फर्स्ट स्टेप बाय हाइड्रोजनेशन of alkenes या अल्काइंस. हाइड्रोजनेशन क्या होता था? देखो, अगर अपने पास कोई भी अल्कीन है, ठीक है, कोई भी अल्कीन है, उसको अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट. यहाँ पे कैटलिस्ट क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे. इन प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट, तो होता क्या है, जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर. ठीक है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू अ सिंगल बॉन्ड और दोनों कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन आके लग जाता है. एंड इस रिएक्शन को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. ठीक, जैसे अगर अपने पास इथीन है, अगर हम उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएं in presence of nickel as a catalyst at around 180 degree Celsius temperature, तो होता क्या है? CH2, देखो CH2 था, अब डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन और लग गया, तो CH3 बन गया. ठीक. सिमिलरली अगर अपने पास कोई अल्काइन है, अपने पास क्या है? कोई अल्काइन, पहले वो 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट, ट्रिपल बॉन्ड का बन जाता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन आ जाता है. फिर ये फिर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में जो अभी अभी डबल बॉन्ड बना है, वो फिर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट. और ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड. जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में. 2 हाइड्रोजन तो पहले लगे हुए थे, 2 और लग जाएंगे. एल्कीन में बस एक ही बार रिएक्शन हो रही है. एल्कीन में क्या हो रहा है? एक ही पाई बॉन्ड है,
तो वो पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। लेकिन अल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का पहले डबल बॉन्ड बनता है, फिर डबल बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो नोट रखना है कि रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एल्कीन स्टेज। रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एल्कीन्स स्टेज। हम एल्कीन स्टेज पे रिएक्शन को नहीं रोक सकते। अगर आपके पास कोई अल्काइन भी है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सीधा सीधा 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सीधा सीधा किससे रिएक्ट करेगा, 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एल्केन बन जाए। समझ आ रहा है साक्षी या नहीं? yes sir. पहले इतना नोट करो, फिर कैटलिस्ट के बारे में देखते हैं। यहां से ना एल्केन से करो नोट। इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे वो निकल हो सकता है। वैसे तो रिएक्शन याद आ गई होगी, 10th में की है या नहीं? सर शायद कट हो गई थी, वैसे याद नहीं है। ठीक है, फिर देख रहे हैं। निकल, प्लैटिनम, पलेडियम, ठीक है, और हम यूज करते हैं रेने निकल। रेने निकल, रेने निकल क्या है? इट इज अ एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल। इट इज एक्टिवेटेड form of nickel. It is an alloy of nickel 50 by 50% ratio. It is an alloy of nickel and aluminium. 50% nickel, 50% aluminium. ठीक, हम यहाँ पे निकल यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, पलेडियम यूज कर सकते हैं, या रेने निकल यूज कर सकते हैं, जो हम कैटलिस्ट वहां पे लिख रहे थे। कोई डाउट? नो सर। नोट कर लो कैटलिस्ट चारों। इस बार जो जीओसी में हमने टॉपिक किया था प्यूरिफिकेशन वाला, उसमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जीओसी 11 नंबर का है, तो प्यूरिफिकेशन वाला टॉपिक छोड़ना मत गलती से भी। सर कुछ सारी पूरी प्रोसेस आएगी? मतलब इस बार पक्का आएंगे वहां से। पहले तो जीओसी कम नंबर का होता था, इस बार 11 नंबर का है देखो, तो कोई ना कोई प्रोसेस पूरा आएगा इस बार। और मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्रोमेटोग्राफी आएगी, क्योंकि मैंने जब भी प्रोसेसेस आते हुए देखे हैं तो क्रोमेटोग्राफी नंबर 1 पे रहती है उसमें, या ड्यूमास प्रोसेस आएगा, ऐसा कुछ प्रोसेस पूछने वाले हैं इसमें, पक्का पूछेंगे। तभी 11 नंबर का रखा है देखो, इतना बड़ा उसकी वेटेज है नहीं था। लिख लीजिए। यस सर। साक्षी, क्या हम मीथेन बना सकते हैं इस रिएक्शन से या नहीं?
नहीं क्यों? सर, क्योंकि एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ फॉर्म हो रहा है। बेसिकली जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, एक एल्कीन या एक अल्काइन। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एक एल्कीन या अल्काइन। एल्कीन या अल्काइन बनाने के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए होते हैं, 2 कार्बन। क्लियर? तो ये नोट कर लो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। Methane cannot be prepared by this method because starting alkene or alkyne must contain at least 2 carbon atoms. तो इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं मीथेन को। ये दूसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्लैटिनम, पैलेडियम या रेने निकल यूज करते हैं तो रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे हो जाती हैं, लेकिन जब हम निकल यूज करते हैं तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। अब the hydrogenation of reaction of unsaturated hydrocarbon, मतलब alkene or alkyne, using nickel at a temperature of 523 to 573 Kelvin is known as Sabatier-Sindrenson's reaction या reduction। तो ये पहली रिएक्शन है बाय नेम Sabatier-Sindrenson's एंड रिएक्शन, रिडक्शन भी कह सकते हो क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी एल्कीन या अल्काइन लो, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करो, लेकिन अब कैटलिस्ट इन्होंने फिक्स कर दिया कि कैटलिस्ट कौन सा लेना है, निकल, और कोई कैटलिस्ट नहीं लेना है, निकल एज अ कैटलिस्ट लेना है। एंड टेम्परेचर चाहिए होगा इसमें अराउंड, तुम्हें एग्जैक्ट टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे करो 500 टू 600 केल्विन, ऐसे याद करो 500 टू 600 केल्विन। तब जाके होगा क्या, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में एंड एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। एंड इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, Sabatier-Sindrens रिएक्शन। नोट करो इसे। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्केनी है, पहला था बाय हाइड्रोजनेशन, सेकंड मेथड आ जाएगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो, अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे अगर हम CH3 के साथ क्या लगा दें, Cl, तो ये एक अल्काइल हैलाइड है। अगर हम लेते हैं CH3CH2, उसके साथ हम Br लगा दें तो ये एक अल्काइल हैलाइड है। तो अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन, by using Woods reaction। WURTZ, Woods reaction। Woods reaction में क्या होता है, देखो ध्यान से, हमें 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेने हैं, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेने हैं, रिएक्ट करवाना है विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम in presence of dry ether, in presence of dry ether। अब थोड़ा ध्यान से समझो इसे, हैलोजन को हटाना है, RX था, हैलोजन को हटाना है, बॉन्ड को नहीं हटाना है, हैलोजन को हटाना है। जहां पे हैलोजन लगा हुआ था ये समझो कि वहां पे अब शीशा है, ये समझो कि इस बॉन्ड में यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, तो उसकी मिरर इमेज बना देनी है। क्या बना देना है, मिरर इमेज बना देनी है।
और प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX बाय प्रोडक्ट। दोबारा समझो, अगर हम 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको 2 मोल सोडियम से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, होता क्या है, हैलोजन बाहर चला जाता है, हैलोजन इज रिमूव्ड, ठीक है, हैलोजन इज रिमूव्ड, और जहां पे हैलोजन लगा हुआ था वहां पे हम ये समझते हैं कि शीशा लगा हुआ है और उसकी मिरर इमेज बना देते हैं, आर के सामने आर लगा देते हैं, मिरर इमेज इज ड्रॉन, मिरर इमेज इज ड्रॉन। ये याद करने का तरीका है बस, कि हैलोजन हटा दो और उसके सामने उसकी क्या बना दो, मिरर इमेज बना दो। साथ में क्या मिलेगा, हमेशा 2 मोल NaX। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम CH3Cl लेते 2 मोल, इसको हम रिएक्ट कराते 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर को हम शॉर्ट में DE लिखा करेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो क्या करना है, Cl को हटाना है, हटा दिया Cl को, बॉन्ड वहीं रहेगा, सिर्फ Cl बाहर गया है, बॉन्ड बाहर नहीं गया, ठीक। इसके सामने इसी की फोटो बना देनी है, प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। कोई डाउट साक्षी? क्लियर? ये नहीं? यस सर। ठीक है साक्षी, जहां ना समझ आए बता देना, ऐसा ना हो कि रह जाए चीजें, ठीक है। अगर कहीं पे भी लगे कि नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस साथ के साथ बता देना कि ये टॉपिक नहीं समझ आया, हो सकता है फिर किसी और मेथड से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो सिंपल सा है, बस पूरा कंपाउंड ऐसा का ऐसा ही है। पहले तो तुम्हें रिएक्शन पहचाननी है। देखो इस चैप्टर में दिक्कत क्या है कि जब जब चैप्टर खत्म होगा, तकरीबन तकरीबन 30 के आसपास रिएक्शन हो जाएंगी, 30+। जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तो 30+ रिएक्शंस होंगी हमारे पास। 30+ रिएक्शंस होने के चक्कर, पहले तो तुम्हें रिएक्शन पहचाननी होगी कि रिएक्शन कौन सी हो रही है। अभी तो हमें पता है ना कि वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं, बाद में क्या होगा कि बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी रिएक्शन लगानी है। वो कैसे समझ आएगा, तुम्हें याद करना होगा कि अल्काइल हैलाइड है तो सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी। अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, वुड्स रिएक्शन बनाता है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन बाहर चला जाता है, उसके सामने उसकी मिरर इमेज बन जाती है। इस तरीके से याद करना होगा इन चीजों को। पहले रिएक्शन पहचाननी होगी। रिएक्शन कैसे पहचानोगे, रिएक्टेंट्स को देख के, रिएजेंट्स को देख के। फिर रिएक्शन पहचानने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में करना क्या है। जैसे हाइड्रोजनेशन में हमें पता है कि अगर हमें एल्कीन या अल्काइन दिखा और उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है तो हमें बस सिंगल बॉन्ड बनाना है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देने हैं। ऐसे ही वुड्स रिएक्शन में क्या करना है, हैलोजन को बाहर निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे Br को बाहर निकाल देना है, हैलोजन को बाहर निकाल के उसके सामने उसकी मिरर इमेज बना देनी, उसके सामने उसकी मिरर इमेज बना देनी। और साथ में क्या मिलेगा, हमेशा 2 मोल्स ऑफ Na। अब यहाँ पे X क्या है, Br, तो Br मिल जाएगा। गुड आउट? नो सर, क्लियर। नोट करो इसे। मुझे एक रिएक्शन में तुम्हें देता हूँ, मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ। एक तो इसी का प्रोडक्ट बता दो along with the IUPAC name of the product। चलो पहले इसका तो बताओ, फिर आगे देखते हैं। बताओ।
नहीं साक्षी, या बन गए हैं? नहीं पता। देखो, सिर्फ हेलोजन को बाहर निकालना है, बॉन्ड वही रहेगा, बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा है, बॉन्ड वही रहेगा। अब इसके सामने इसकी फोटो बना दो, मिरर इमेज बना दो। तो अगर हम इसी बॉन्ड के साथ इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करें तो ये CH के सामने CH आ जाएगा, CH3 के सामने CH3 आ जाएगा, इसके सामने CH3 आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? बेसिकली जहां से क्लोरीन निकलेगा बस वहीं पे बॉन्ड वही रहेगा। देखो ये बॉन्ड वही है, बस यहाँ पे क्या बन गई है इसकी मिरर इमेज। कोई डाउट? अच्छे समझ आ गया। आंसर ऊपर हमने 2 एल्काइल ग्रुप लिखे थे, वो नहीं होने चाहिए हाँ, 2 हर मोल तो, केस में। 2 हर एक में 2। एंड इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा साक्षी? ये लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन रहेगी तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन along with 2 moles of NaCl. Good out. नो सर। ठीक है, करो इसे भी नोट। आसान। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं वुड्स रिएक्शन की। तो बेसिकली इन वुड्स रिएक्शन alkyl halide is treated with sodium, is treated with sodium in presence of dry ether, in presence of dry ether to form a symmetrical alkane to form a symmetrical